आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किसे कहते हैं ये समझते हैं। इसी सर्किट में अगर कोई एलिमेंट लगा हुआ है, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, चाहे वो रेसिस्टर हो, ये तीनों एलिमेंट अलग अलग से इसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट का कितना विरोध करेंगे, ये कितना अपोज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। अगर रिएक्टेंस की बात करो तो रिएक्टेंस, चूंकि आपके पास एलिमेंट तीन तरह का है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेसिस्टर है, तो रिएक्टेंस भी आपका तीन टाइप का होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेसिस्टिव रिएक्टेंस। तो आज के लेक्चर में हमको तीनों रिएक्टेंस के बारे में वन बाय वन पढ़ना है, फिर देखना है कि ये रिएक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका वेरिएशन मतलब ये बदलाव इसका कैसे होता है। हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कैसे एक कैपेसिटर एसी को पास करवाता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है, कैसे एक इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को रोक देता है और डीसी को पास करवाता है। आज के इस क्लास को खत्म होने के बाद आपके पास इन सारे कॉन्सेप्ट्स का सॉल्यूशन होगा, यानी इन सारे क्वेश्चंस का जवाब होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, रिएक्टेंस की बात करते हैं। तो अगर रिएक्टेंस की बात करोगे तो हम लोग सिंपली कहेंगे रेसिस्टेंस ऑफर्ड इन एसी सर्किट बाय एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स रिएक्टेंस। ठीक है, तो रिएक्टेंस के बारे में जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस ऑफर्ड 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 बाय एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, बाय एन एलिमेंट सीधे बोल दो। यहां एलिमेंट से हमारा मतलब क्या है? या तो रेसिस्टर, या तो इंडक्टर, या तो कैपेसिटर। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एलिमेंट इन एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में जो रेसिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। ध्यान रखना कि रिएक्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का रेसिस्टेंस है। तो एक टाइप का रेसिस्टेंस है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम होगा। और इसका भी डायमेंशन सिमिलर टू किसके होगा? रेसिस्टेंस के। मतलब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इसका क्या होगा? ओम। जैसे रेसिस्टेंस को तुम ओम में नापते हो, रिएक्टेंस को भी किस में नापोगे? ओम में। डायमेंशन निकाल लेना, डायमेंशन सिमिलर होगा रेसिस्टेंस के। और जैसे रेसिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो रिएक्टेंस भी कैसा क्वांटिटी होगा? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्योंकि ये करंट को ऑफर किया जाने वाला रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की तरह ये भी कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि रिएक्टेंस कितने टाइप का होता है, तो हमारे पास एसी सर्किट में मेनली तीन तरह का एलिमेंट होता है, एक रेसिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तो अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस भी हमारे पास तीन तरह का होता है। एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास रेसिस्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्स आर से दिखाते हैं। ठीक है, और हम लोग अभी देखेंगे और वैसे भी क्लास में ऑलरेडी देखे हुए हैं कि सिंपली रेसिस्टेंस आर के बराबर होता है। ठीक है, अगर इंडक्टर की बात करो तो इंडक्टर के रेसिस्टेंस को यानी इंडक्टर के रिएक्टेंस को हम लोग एक्सएल से दिखाते हैं, और ये एल ओमेगा के बराबर होता है, जहां पर ओमेगा हमारे एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। और एक होगा हमारे पास एक्सी मतलब कैपेसिटर का, जिसको 1/c ओमेगा से दिखाएंगे। अभी मैं बस इसको लिखा हूं, लिस्ट आउट किया हूं, वन बाय वन करके हमें तीनों को पढ़ना है। ठीक है, वैसे हम लोग कल के लेक्चर में जब हम लोग सी सर्किट की एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था सी सर्किट और एल सर्किट में अगर कभी भी किसी सर्किट का आपको निकालना हो रिएक्टेंस मतलब रेसिस्टेंस, तो आप चेक करना कि वोल्टेज के नीचे क्या आ रहा है। वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे, जो वोल्टेज के नीचे आएगा वही क्या होगा? रिएक्टेंस। अच्छा, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कभी कहते हो कि एसी सर्किट के रेसिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं, कभी कहते हो रिएक्टेंस कहते हैं। तो तीनों एलिमेंट का मिला के, कैपेसिटर का, इंडक्टर का और रेसिस्टर का, तीनों एलिमेंट का मिला के जो नेट रेसिस्टेंस होगा उसको इंपीडेंस कहेंगे। और जब अलग अलग बात करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेसिस्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। तो वन बाय वन करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अगर चमका कॉन्सेप्ट करके तुमको चमकाऊं कि हम लोग रिएक्टेंस पहचानते कैसे हैं किसी भी सर्किट का। ठीक है, तो मैं चमका कॉन्सेप्ट में इसको लिखवाऊंगा। जैसे मैं लिखवाऊं एज इट इज लिख लेना, अंग्रेज का नाती नहीं बनना है। ठीक है, पहला चीज कि
सर्किट में एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट के पिक वैल्यू को किसके फॉर्म में लिखो? अल्टरनेटिंग करंट अगर हमारे पास है, हम लोग ये ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, एल सर्किट में, सी सर्किट में, आर सर्किट में हम लोग करंट के पिक वैल्यू को लिखते थे। अल्टरनेटिंग करंट के पिक वैल्यू को वोल्टेज के टर्म में लिखो। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही क्लास नोट्स में लिखना है। अंग्रेज का नाती बनते हुए नहीं लिखना है कि राइट द पिक वैल्यू ऑफ एसी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। उतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है, लेकिन हम लोग को ऐसे लिखना है कि लगे कॉपी हमसे बात कर रहा है, कॉपी का सीधा संवाद हो रहा है हमसे। तो अल्टरनेटिंग करंट के पिक वैल्यू को वोल्टेज के टर्म में लिख दो। किसके टर्म में लिख दो? वोल्टेज के टर्म में लिख दो। लिख दिया? बोलो हाँ या ना। लिख दिया। चलो दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे जैसे तुम देखो तो ये वाइब आना चाहिए। वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे, वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे। जैसे अगर कहीं ये लिखा हुआ देखोगे ना तो समझ में आना चाहिए, उसका म्यूजिक दिमाग में आना चाहिए। वोल्टेज के नीचे क्या है? बोलो, वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे, वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे। या वोल्टेज के नीचे रिएक्टेंस है। क्या है? वोल्टेज के नीचे, अरे हाँ ना तो बोल दो। ए नीच, वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे रिएक्टेंस है, मतलब एसी सर्किट का रेसिस्टेंस है। समझ में आया? क्या बोलियो लगे, कुछ ना समझ में यूं लगे, सब समझ में आएगा, बस वेट कर। ठीक है, इससे पहले का जो सर्किट एनालिसिस किए थे, सी सर्किट का, आर सर्किट का और एल सर्किट का, आई होप याद होगा। वैसे तुम लोग नालायक है, लेकिन ऑफलाइन के बाद वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे, तो अगर देखा होगा तो पक्का याद होगा। तो याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। याद रहने के नाम पर तो बस एक ही दो चीज याद रहता होगा, लेकिन फिर भी याद करो। जब हम लोग आर सर्किट का एग्जांपल्स देखते हैं, सबसे पहला जब हम लोग रेसिस्टेंस वाले सर्किट का एनालिसिस किए थे, तो वहां पर जो हमारे पास करंट का पिक वैल्यू आया था, वो आया था आई नोट इज इक्वल टू कितना? वी नोट बाई आर। तो वोल्टेज के नीचे क्या आया था? आर। तो इस रेसिस्टिव सर्किट का जो रिएक्टेंस होगा एक्स आर, ये सीधे किसके बराबर? आर के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो? याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा सर्किट? एल सर्किट, मतलब इंडक्टिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो यहां पर जो हमारे पास करंट का पिक वैल्यू आया था, ये आया था वी नोट बाई एल ओमेगा। वोल्टेज के नीचे क्या आया था? एल ओमेगा। वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे रिएक्टेंस है, तो यहां रिएक्टेंस हो गया। अब अगर आगे बात करें तो हम लोग देखेंगे आर सर्किट, एल सर्किट, और तीसरा क्या बच जाएगा? सी सर्किट। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, यहां पे जो करंट आया था, यह आया था सी वी नॉट ओमेगा। यही आया था करंट का पिक वैल्यू, करंट नहीं, करंट का पिक वैल्यू। इसी को हम लोग लिख सकते थे वी नोट बाई 1 बाई सी ओमेगा। ये हम ऑलरेडी करवाए हुए हैं, आपको पिछला क्लास आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहां आपके पास वोल्टेज के नीचे क्या आ रहा है? 1 बाई सी ओमेगा। मतलब फंडा पूरा क्लियर है, बिल्कुल साफ फंडा है कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है और वोल्टेज का भी इक्वेशन है, तो वहां पर हम लोग जब वोल्टेज से करंट निकालते हैं, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सर्किट में, किसी भी एसी सर्किट में तुमने वोल्टेज दिया और करंट निकाल लिया, तो करंट के पिक वैल्यू को देखो। करंट के पिक वैल्यू किसी भी एसी सर्किट में अगर तुम्हें निकालना हो रिएक्टेंस, तो पहले वोल्टेज से करंट की पिक वैल्यू निकाल लो। करंट के पिक वैल्यू को लिख दो वोल्टेज के टर्म में। ठीक है, लिख दिया। वोल्टेज के टर्म में लिखने के बाद देखो वोल्टेज के नीचे क्या है? वोल्टेज के नीचे, जैसे आर सर्किट में पिक वैल्यू आई नोट आया था वी नोट बाई आर, तो वोल्टेज के नीचे रिएक्टेंस है, मतलब उस सर्किट का रेसिस्टेंस है। तो आर सर्किट में वी नोट बाई आर, वोल्टेज के नीचे आर आया, तो आर सर्किट का रिएक्टेंस सीधे आर के बराबर। एल सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में, वोल्टेज के नीचे एल ओमेगा आया, तो इसका रिएक्टेंस एल ओमेगा के बराबर। सी सर्किट में पिक वैल्यू में वी नोट के नीचे क्या आया? 1 बाई सी ओमेगा, तो यहां का रिएक्टेंस 1 अपॉन सी ओमेगा हो गया। ये तो मेमोराइज करने के लिए था। अब 1 बाय 1 समझेंगे कि व्हाट इज रेसिस्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो शुरू करें, चले आगे। ओके, फैंटास्टिक। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। सबसे पहली शुरुआत करते हैं किसके साथ? बोलो ना, रेसिस्टिव रिएक्टेंस के साथ। जब तुम अलग अलग बोर्ड के मॉडल पेपर्स को देखोगे, तो लास्ट ईयर रिएक्टेंस पर सवाल पूछा गया था, मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया था।
रेसिस्टिव रिएक्टेंस क्या है? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेसिस्टर, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेसिस्टर इन एसी सर्किट। किसी भी एसी सर्किट में कोई रेसिस्टर कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, इज कॉल्ड रेसिस्टिव रिएक्टेंस, इज कॉल्ड। भाई साहब सीधा सीधी तौर पर ये समझो ना, एसी सर्किट में ना रेसिस्टेंस का ही नया नाम है रिएक्टेंस। जैसे फलाने का नाम गांव में है फलानवा और ससुराल में दामाद जी, नहीं जीजा जी, नहीं जीजू, साली बोलेगी जीजू। और दोस्त गांव में चलता है, मान लो इसका नाम है फुल बाबू, ठीक है, क्या नाम है? अरे फुलबा, नहीं दोस्त बोलेगा अरे फुलबा कुत्ता, है ना। और ससुराल जाएगा तो जी इसकी साली बोलेगी जीजा जी, है ना। तो वही आदमी है, बस इज्जत उसका हो गया। मैं तुमको पहले भी बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आदमी का इज्जत या किसी भी चीज का इज्जत सर्कमस्टेंस और पोजीशन पर डिपेंड करता है। मगर अगर तुमको कोई सम्मान इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तो वो सम्मान तुम्हारा नहीं, वो सम्मान तुम्हारे पैसे का है। मान लो अगर हम कोई सम्मान या कोई आदमी कोई सम्मान पैसे से खरीद रहा है, तो ये सम्मान उसका नहीं, ये सम्मान उसके पैसे का है। हम लोग सांप की बात बार बार क्लास में करते रहते हैं। वही नाग सांप अगर हमारे बिस्तर पे आ जाए, हमारे किचन में आ जाए, हमारे घर के दरवाजे पर आ जाए, तो हम उसको मार देते हैं। और वही नाग सांप अगर किसी शिवलिंग पर मिल जाए, किसी मंदिर पर मिल जाए, तो लोग उस पर दूध चढ़ाते हैं। सांप वही है, बट उसका पोजीशन चेंज हो गया। तो जिंदगी में अपने पोजीशन को बदल लो, वैल्यू अपने आप लोग करने लग जाएंगे। तुम्हारे मौसा के लिए, तुम्हारे चाचा के लिए, तुम्हारे बहुत लोगों के लिए आज तुम कुछ नहीं हो, तुम जिंदगी में कुछ बन तो जाओ। पूरा गांव तुम्हारा एग्जाम्पल देगा कि मेरा ही भतीजा है, मेरा ही फलना है, सब अपने आप रिश्ता जोड़ लेगा। रिश्ता तुमसे नहीं होता है, रिश्ता तुम्हारे ओहदे से होता है, तुम्हारे मुकाम से होता है। जैसे मच्छर को देखो, इसको मेरे से रिश्ता नहीं, इसको मेरे खून से रिश्ता है, लेकिन इसको हम मार दिए, ठीक है ना? इसकी कहानी यही खत्म हो गई, ठीक है, नहीं मरा, मजबूत मच्छर था तुम्हारी तरह। तो याद रखना इस चीज को कि कीड़ा था, अपने आप को कीड़ा से जोड़ के देख रहे हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए बुरा। याद रखना कि रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को, मतलब एसी सर्किट में रेसिस्टेंस को ही रिएक्टेंस बोल दिया करेंगे। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड इन रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेसिस्टर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टिव रिएक्टेंस। रेसिस्टिव रिएक्टेंस को अभी अभी हम लोगों ने देखा, एक्स आर से दिखाते और सीधे किसके बराबर? आर के बराबर। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है? अब समझो एक चीज, क्या रेसिस्टर का रिएक्टेंस, मतलब हमारे पास एक रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर को हमने जिस वोल्टेज सोर्स से जोड़ा है, इसकी वोल्टेज की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी। क्या इस रेसिस्टर का रिएक्टेंस इस वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है क्या? देखो, रिएक्टेंस का मतलब हुआ रेसिस्टेंस, मतलब करंट को ऑफर किया जाने वाला ऑपोजिशन या करंट का विरोध। करंट के लिए हेट देगा या लव देगा? हेट देगा। रिएक्टेंस का मतलब एसी करंट को मिलने वाला हेट। तो अगर हम रेसिस्टर के रेसिस्टेंस की बात करें, यानी रेसिस्टर के रिएक्टेंस की बात करें, यानी रेसिस्टिव रिएक्टेंस की बात करें, तो ये सिंपली आर के बराबर है। ये ओमेगा पर यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर और फ्रीक्वेंसी एफ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि आगे हम लोग देखेंगे इंडक्टर में और कैपेसिटर में वो सब डिपेंड करेगा। तो यहां पर एक चमका कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान रखना है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान रखना है कि रेसिस्टिव रिएक्टेंस जो होता है, रेसिस्टिव रिएक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर डिपेंड नहीं करता? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज सोर्स। तुम्हारा वोल्टेज सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है उस पर यह डिपेंड नहीं करता। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और एफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तुम लोग जानते हो, पढ़ाए हुए क्लास में, पढ़ाए हुए ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर जो रेसिस्टर का रिएक्टेंस है, क्या ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है? इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लो घटा लो कुछ कर लो, ये अपने दुनिया में क्या रहेगा? मस्त रहेगा। मतलब रेसिस्टर का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ ना बढ़ता है ना घटता है। एक रेसिस्टर का रिएक्टेंस या एक रेसिस्टर का रेसिस्टिव रिएक्टेंस एसी के लिए, डीसी के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का भी सेम आएगा और डायरेक्ट करंट का भी सेम आएगा।
ये वैरी नहीं करता। तो ये बात हमने कर ली रेसिस्टिव रिएक्टेंस की। इसके बाद अगर आगे चलें, देखो ना उसको मार दिया ना, नया ग्रुप लेके आया बदला लेने के लिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। ऐसा नहीं हिंदी मूवी में होता था, नाग नागिन का जोड़ा रहता था, नाग को मार देता था, तो नागिन बदला लेने के लिए आती थी। मान लो मारने वाला 6 भाई है, तो नागिन फोटो लेके चली गई, नागिन के मेमोरी में सेव हो गया। तो जो बॉलीवुड मूवी कितना आगे रहता है, नागिन के माथा में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, उसमें फोटो सब सेव हो गया है ना, सब एचडी फोटो है, एक एक करके सबका बदला लेगी। एक चीज तुमको बता देते हैं, जब तुम किसी चीज को देखते हो ना, हम कुत्ता बिल्ली जानवर शेर ये चींटी या कीड़ा मकोड़ा या कोई भी एनिमल जब किसी चीज को देखता है ना, और वो चीज अगर उसके आंख से ओझल हो जाता है, तो उस चीज का इमेज तुम्हारे आंख में एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए ही रहता है। तुम लोग को बताना है हमको बाद में कितने ड्यूरेशन के लिए रहता है, ठीक है। और उस ड्यूरेशन के बाद वो इमेज अपने आप वहां से हट जाता है। लेकिन हिंदी फिल्म में तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो नाक देख लेता है और उसके मेमोरी में वो सेव हो जाता है। उसके बाद फिर एक एक करके सब भाई से बदला लेगा। कोई सोया हुआ है तो उसके बिस्तर पे काट से काट लिया, लड़की बन के गया अचानक से लड़की सांप बन गई, ठीक है, समझ रहे हो। बड़ा टेंशन है, बड़ा टेंशन है। तुम लोग भी सोच समझ के किसी के साथ जाना, पता चला नागिन निकली तो फिर ठीक है। कहाँ डसेगी कुछ ठीक नहीं है उसका, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, है ना। तो तुम खुद सांप से कम नहीं हो, लेकिन फिर भी दूसरा कौन सा, दूसरा ये देखो बात कर रहा है। अगर बात करोगे तो तुम्हारा बात होगा नहीं, बहुत बढ़िया लड़का था, अब नहीं रहा, ठीक है। व्यवहार से बहुत अच्छा था, पता नहीं कौन पगला मास्टर के यहाँ पर मार दिया क्लासे में, इसलिए सब नहीं करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हम लोगों ने कहा द रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड बाय टीबी का पेशेंट है जी। अरे ऐसे खा कर ऐसे टीबी का ममरखा हो गया है इसको, इसके ममरखा का इलाज करवाओ। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, इंडक्टर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलोगे दोस्त, अरे बोलो ना यार, क्या बोलोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्या देख चुके हो, ये देखे हो इसका जो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस आता है एक्सेल, ये क्या आता है, एल ओमेगा, क्या आता है। मतलब अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, क्या है, इंडक्टर, इस इंडक्टर को किससे जोड़ दिया है, एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है, किससे जोड़ दिया है, इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कितना है, वी नॉट, ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, और एल मतलब इसका इंडक्टेंस है इंडक्टर का, समझ में आया। ऐसे केस में इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, मतलब करंट के प्रति जो इसका नफरत होगा, वो इस ओमेगा पर डिपेंड करेगा और इस इंडक्टेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां पर बात करें किसकी, बोलो ना, अगर चमका कॉन्सेप्ट की बात करें, तुम्हारे दिमाग में चमका है, तो चमकाने से पहले ये समझ जाइए, आप सबको मालूम है, क्या मालूम है, मालूम तो कुछ नहीं है सर, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। मतलब एसी वोल्टेज का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई एफ होता है। आप इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो एक्स एल बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, एल इंटू 2 पाई एफ, यानी 2 पाई एफ एल हो जाएगा, है ना, तो बोल दो, बोलो ना। अब समझो, 2 पाई और एफ ये तीनों, सॉरी 2 पाई और एल ये तीनों कांस्टेंट है, तो एक्स एल जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं हो गया, यहां 2 पाई और एल तीनों कांस्टेंट है, तो एक्स एल जो हो गया ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब हम लोग यहां पर ये कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, नहीं मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा सोर्स,
वोल्टेज सोर्स। कहना क्या चाहते हैं आप? ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो XL है ये L के इंडक्टेंस के, सही बोल रहे हैं क्या? घोंचू कहीं का, फ्रीक्वेंसी का क्या है? प्रोपोर्शनल। L तो कांस्टेंट है, उसके प्रोपोर्शनल क्यों होगा? इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस भी, तो करंट क्या हो जाएगा? कम, और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो हो सकता है कि एग्जाम में तुमसे पूछ दे, जैसे हम लोगों ने अभी रेसिस्टर के रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया, तो रेसिस्टर के रिएक्टेंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सुनो, अगर इंडक्टर के रिएक्टेंस की बात करोगे तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है XL, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब एक चीज समझो, तुम एक चीज समझो, अगर हम इंडक्टर के रिएक्टेंस की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है, और रिएक्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना, रिएक्टेंस मतलब करंट का विरोध है ना, तो करंट का विरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो यहां से हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप के लिए एक कॉन्सेप्ट जूस निकाल सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के लिए कॉन्सेप्ट जूस निकाल सकते हैं, जिसको आज घर पे जाकर के पी लेना है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम तक तुमको ये काम देगा। ठीक है, पहला चीज, अब पहला चीज, फॉर एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास कोई एसी है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बहुत ज्यादा, और रिएक्टेंस अगर ज्यादा होगा मतलब करंट का विरोध अगर बहुत ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि करंट बहुत कम हो जाए, और इतना कम हो जाए कि लगभग जीरो के बराबर हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर किसी इंडक्टर की बात करोगे तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ये फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है। तो अगर किसी, हम एसी की बात करें तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी एसी है, एसी नेचर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब प्रति सेकंड कितना साइकिल बन रहा है पढ़ाए हुए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट, और बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होने पर हो सकता है कि जीरो करंट फ्लो करे, मतलब इंडक्टर से एसी फ्लो करना ही बंद कर दे। अब देखो, अगर हम लोग बात करें फॉर प्योर डीसी, तुम लोग को क्लास में सिखाए हुए प्योर डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना? वेरी गुड, जीरो। प्योर डीसी का फ्रीक्वेंसी साइकिल बंद में नहीं करेगा प्योर डीसी में। मेरे प्यारे भाइयों, फ्रीक्वेंसी अगर जीरो कर दोगे तो तुम्हारे पास XL बराबर क्या आया? 2πfl। फ्रीक्वेंसी जीरो तो सब क्या खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहां पर हमारे पास इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या आ गया? जीरो, मतलब करंट का बिल्कुल विरोध नहीं करेगा। तो अगर डीसी इसमें आएगा तो डीसी धकाधक 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 धकाधक, मतलब इंडक्टर से डीसी धकाधक फ्लो करेगा, प्योर डीसी को कोई रोक टोक नहीं है, धकाधक फ्लो करेगा। समझ में आया? कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी नहीं। मतलब ये समझ में आ गया कि हमारा जो इंडक्टर है, इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को धकाधक 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 फ्लो करवाता है। याद रखना, इंडक्टर ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी, याद रहेगा ये चीज। अगर बोर्ड में पूछेगा क्यों तो लिख दोगे, क्योंकि उसके लिए रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? अब बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत है? कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी नहीं यहां तक में? अब एक चीज देखो, इंडक्टर बोलेगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी से, इंडक्टर में अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी आएगा तो बोलेगा जा बेवफा जा, तुझसे प्यार नहीं करना। क्या बोलेगा? जा बेवफा जा, तुझसे। अगर हाई फ्रीक्वेंसी का एसी आ गया तो रिएक्टेंस कितना ज्यादा हो जाएगा कि इंडक्टर बोलेगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी से जा बेवफा जा, तुझसे प्यार नहीं करना, और इंडक्टर बोलेगा प्योर डीसी से कुंडी मत कर आओ राजा, सीधे अंदर आओ जा। तो इंडक्टर बोलेगा एसी से जा बेवफा जा, तुझसे प्यार नहीं करना। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, तुरंत औकात में ला देगा इंडक्टर, और इंडक्टर बोलेगा डीसी से कुंडी मत कर आओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, है ना? अब बोर्ड पर देखो, मतलब कॉन्सेप्ट का जूस ये याद रखना है। ए गौचू, बोर्ड पर देखो,
इंडक्टर की अगर बात करो तो इंडक्टर जो है ना, पहले पूछेगा आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर बोलोगे मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मैं हाई फ्रीक्वेंसी एसी हूं, तो ये एसी को बोलेगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एसी को बोलेगा अच्छा बेटा हाई फ्रीक्वेंसी लेके आए हो, हाई फ्रीक्वेंसी लेके आए हो, इसको बोलेगा रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। गेट पर बैठल है इंडक्टर, आ गया डीसी, क्या आ गया? उसमें भी कौन सा डीसी? प्योर डीसी। कौन आ गया? प्योर डीसी। तो दामाद की तरह बोलेगा अच्छा आ छिए पाउन अभियो अभियो, आ रुको ने जाओ जाओ जाओ। क्या बोलेगा? इसको क्या बोलेगा? रुको नहीं, वो तो ऊपर बोलेगा। दामाद कैसे बोलेगा? रुको मत जाओ। कॉमा का फर्क है, एक कॉमा तुमको कॉमा में पहुंचा सकता है, ठीक है। इंडक्टर बोलेगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी से रुको मत जाओ, और इंडक्टर बोलेगा प्योर डीसी से रुको मत जाओ। याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। तो भैया इंडक्टर बोला हाई फ्रीक्वेंसी एसी से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, ठीक है। और डीसी बोला तुम नहीं मतलब इंडक्टर के पास जब प्योर एसी सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी जाएगा, इंडक्टर के पास जब हाई फ्रीक्वेंसी एसी जाएगा तो क्या बोलेगा इंडक्टर उसको? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और अगर डीसी जाएगा तो डीसी को बोलेगा तुम जा नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। समझे? याद रहेगा। ये सुनील शेट्टी साहब का डायलॉग था, तुम लोग नहीं समझ पाए, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग अगर मोटा बुद्धि हो, मोटा बुद्धि कॉन्सेप्ट, भात खा खा के दिमाग को अगर मोटा लिया है तो इसको ऐसे समझो। वैसे जो मैं बता रहा हूं ये बस याद रखने के लिए, ऐसा सच में नहीं होता है। लेकिन मोटा बुद्धि अगर तुम है, अच्छा खास करके लड़की लोगों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। यहां देखो बोर्ड पर, ये हमारे पास अगर इंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है? इंडक्टर। तो ऐसा होता नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं, पहले हम बता दे रहे हैं डिस्क्लेमर। तो डीसी सीधा जाता है। प्योर डीसी कैसा होता है? प्योर डीसी ऐसे जाता है ना, ये प्योर डीसी है, जानते हो ना। अगर करंट टाइम का ग्राफ बनाओ तो ये प्योर डीसी है। और अगर एसी की बात करो तो ये साइनोसॉइडल होता है। तो ये मोटे बुद्धि लोगों को समझने के लिए है, बैल बुद्धियों के लिए है। अगर एसी पास करवाइएगा साइन से चला जाएगा, कोई रोक टोक नहीं, वो कहीं नहीं अटकेगा पटकेगा, कहीं नहीं फंसेगा, नहीं घुरी आएगा। और अगर इसमें मैं उल्टा बोल दिया, अगर डीसी पास करवाइएगा तो सीधा पास कर जाएगा, कहीं घुरी आएगा नहीं। और अगर इसी में एसी पास करवाइएगा, ऐसा सच में नहीं होता है, जा फंस गया कहीं में घुरिया गए ना। अगर हम एसी की बात करें, एसी साइनोसॉइडल होता है ना, नहीं एसी कैसा होता है? ये कैसे जाएगा? घुरिया जाएगा। ये तो सच में नहीं होता है, ये बस याद रखने का एक टेक्निक है, समझ रहे हो। तुमको ये याद रखना है कि एसी जो होता है, एसी जो होता है उसको अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इंडक्टर उसको नहीं जाने देगा, और डीसी को एकदम आराम से जाओ, धक्का जाओ। क्लियर है? ये बस याद रखने के लिए समझाए हैं, एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? है? अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। किसकी बात करते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, ठीक है। तब इत्मीनान से देख लो, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करोगे। बहुत सिंपल सी चीज है, क्या बोलोगे? बोलो ना। द रेसिस्टेंस offered by capacitor in AC circuit, कौन सा सर्किट? AC circuit is called capacitive reactance, is called capacitive reactance, is called capacitive reactance, ठीक है। और इसको अपन किससे दिखाते हैं? अब तो सब कुछ पढ़ाई हुआ ही हो गया, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। तो XC बराबर क्या हो जाएगा? 1/C ओमेगा हो जाएगा। और तुम हम सब लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा क्या है? कैपेसिटर। और इसको अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए, इसका वोल्टेज का वैल्यू कितना है? V0 sin ओमेगा टी। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? 2πf। इसीलिए अगर हम XC की बात करें तो C के मतलब ओमेगा की जगह पे लिख दो 2πf, तो 1/2πfc। अब एक चीज समझो, 2π और C ये कांस्टेंट होता है, तो इसका वैल्यू चेंज। और जब किसी इक्वेशन से तुम कांस्टेंट हटाते हो तो वहां पे क्या आ जाता है?
प्रोपोर्शनलिटी क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां पर भी तो चम का कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझो ना यार, बाद में आप लेना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, या एसी सोर्स ही लिख देता हूं, ठीक है। मतलब यहां पर अगर बात करोगे एक्सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी और करंट बढ़ जाएगा। इसका अगर ग्राफ बनाओगे, तुम लोग को सिखाए हुए ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर। ये ठीक अब आया समय कैपेसिटर का, अब ये बदला लेगा इंडक्टर वाला। वहां पर एसी को नहीं पास करने दिए थे, डीसी को क्या किए थे? पास करने दिए थे। अब बोलेगा रुको साला हम तुमसे बदला लेंगे, कहते हैं डीसी के आ सार हम देखो जो तरह, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, सब लोग अच्छे से सीखना, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी, अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी एसी है, हमारे पास क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी एसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, तो करंट भी ज्यादा, धकाधक धकाधक धकाधक। जब कैपेसिटर में एसी करंट फ्लो करवाओगे धकाधक फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब करंट का वैल्यू बढ़िया से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ए गोवर्धन, जैसे टाइम हुआ नहीं कि बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। फॉर प्योर डीसी, प्योर डीसी को कहेगा सर हमारे भाई जी गेल चलो तोरा घर में इंडक्टर लग में बड़ गर्मी देखबे चली कि नहीं जा देबो, आप आना दिखा दीजिए। डीसी आया प्योर डीसी, प्योर डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना? 0। सर एक मिसिया नहीं जा देबो, एक मिसिया नहीं जा देबो, ऐप का दिखा दे तो फेर देबो तोरा। तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? 1/2πf। ओके ओके ओके, इसी आ गए 2πfc। फ्रीक्वेंसी 0, कोई भी चीज के नीचे में 0 आ गया क्या? इन्फिनिटी। अरे सर इन्फिनिटी रेसिस्टेंस है अभी ने, तो डीसी को ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी कितना आया? बल्कि फ्रीक्वेंसी जहाँ 0 है तो रिएक्टेंस की है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेसिस्टेंस देंगे, इन्फिनिटी देंगे, थोड़ा सा भी एक मिसिया नहीं जाने देंगे, ससरने नहीं देंगे। तो डीसी करंट को बिल्कुल भी कैपेसिटर अपने अंदर से पास नहीं करने देगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब याद रखना कि कैपेसिटर ब्लॉक्स प्योर डीसी, ठीक है, प्योर डीसी। मतलब अगर कैपेसिटर की बात कीजिएगा तो कैपेसिटर क्या बोलेगा? कैपेसिटर कहते हो तोरा एसी से, कैपेसिटर किससे बोलेगा? बोलो ना जी। कैपेसिटर बोलेगा एसी से भैया तोरा रोक देने रहो इंडक्टर, ए तू जा धकाधक जा, कहते रुको मत जाओ, ठीक। कैपेसिटर बोलेगा किससे? डीसी से, सर इंडक्टर में तू नहीं जा दे हमारा भाई जी के, आप तो नहीं जा देबो, ठीक कहते खाली सारे तो सर, मतलब रुको मत जाओ। याद रखिएगा कि एक एक कॉमा आपको कॉमा, ठीक है ना, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ठीक है। इस पर एक बहुत खतरनाक सी कहानी याद आ रही है लेकिन बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। चले आगे, कभी और नहीं हो गया क्लियर? इसको अगर बताएंगे, अभी बताएंगे 2 मिनट के बाद। अगर इसको मोटा बुद्धि जैसे तुम लोग हो तो मोटा बुद्धि कॉन्सेप्ट अगर इसको समझेगा, मोटा बुद्धि कॉन्सेप्ट मतलब तोरा गांव के जो बोढ़वा छो तकरो तू बुझा देबी, जरा फिजिक्स से कहियो कोनो मतलब नहीं, कभी काका कभी चाचा, ठीक। देखो डीसी देबा तो डीसी सीधा जाए छे जते टकरा के आबि जेते, ऐसा होता नहीं है, ऐसे बुझाने के लिए। एसी देबक स्टट द निकल जेते, नहीं समझे? उसको क्या बोलोगे? चाचा। क्या बोलोगे? चाचा। जब डीसी दीजिएगा तो डीसी शॉर्ट से टकरा के वापस आ जाएगा, ऐसे दीजिएगा सही से निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? वैसे ये कोई रीजन नहीं है आपको समझने के लिए ऐसे बोल दिया हूं। तो मेरे ख्याल से रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका है। कौन सा फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। कौन सा डीसी को ब्लॉक करता है, कौन सा एसी को ब्लॉक करता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है।